वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इस चैप्टर नंबर 4 का आज हम लोग आर्टिकल नंबर 4.6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, फिर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको कम्प्लीटली समझेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। और ये जो एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। तो आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे पहले हम लोग लेक्चर शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास जो है अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ ज़मीन है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर हमारे पास कोई बॉल हो, ठीक है, उस बॉल को हम लोग ऊपर फेंकें तो वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। यानी कि हम लोग ज़मीन के ऊपर खड़े होके जो है वो एक बॉल को आसमान की तरफ उछालें तो वो बॉल जो है वो वापस नीचे आके गिर जाती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग उस बॉल को जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है ना, यानी कि ज़्यादा स्पीड के साथ उसको मूव करवाएं, तब भी वो ज़मीन के ऊपर आके नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर हम लोग उस जो हमारे पास बॉल है, अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वेलोसिटी दे दें कि लेकिन फिर भी वो एक सर्टेन हाइट अटेन करके वो ज़मीन के ऊपर वापस आकर गिर जाती है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो एक बॉल को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी से वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाए, तो फिर उसकी जो ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है वो जो है वो ज़ीरो होती है, या उसके ऊपर अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, ठीक है। अगर इमेजिन करें कि हमारे पास ये अर्थ है और ये बॉल है, हम लोगों ने इस बॉल को जो है वो इस हाइट तक फेंका है, तो वो बॉल जो है इस हाइट तक पहुंचने के बाद दोबारा जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी। फिर हम लोगों ने इस बॉल को जो है वो कुछ ज़्यादा वेलोसिटी दी है और वो उसने जो है इतनी हाइट अटेन कर ली है, तो इतनी हाइट अटेन करने के बाद भी वो ज़मीन के ऊपर वापस गिर जाएगी। अगर हम लोगों ने फिर से बॉल को जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी दी है, यानी कि ज़्यादा ताकत के साथ ऊपर फेंका है, तब भी वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग अब देखिए, हमारे पास आप कंसीडर कर लें कि यहाँ तक जो है हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इस सर्कल तक है। अगर हम लोग बॉल को जो है वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं कि वो जो है वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चली जाती है, तो अर्थ जो है वो उस बॉल के ऊपर फिर इनफ फोर्स, अर्थ जो है ज़मीन के ऊपर अर्थ जो है वो उस बॉल के ऊपर फिर इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकेगी, क्योंकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस वेलोसिटी के साथ जो वेलोसिटी हम लोगों ने उस बॉल को दी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चली गई है, वो वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी कि उस वेलोसिटी की वजह से जो है हमारे पास बॉल जो है वो अर्थ की जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड से ही एस्केप हो गई है, या ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली गई है। जब कोई भी बॉल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ की लग रही होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो दूसरी बात स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हमारे पास जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी
है। तो यानी कि हम लोग बॉल को जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हुए हैं, यानी कि वेलोसिटी के साथ हम लोग जो बॉल को है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। फिर जो है वो बॉल जो है वो एक सर्टेन हाइट अचीव कर लेती है। अब देखें फोर्स को, बॉल को हम लोगों ने पहले वेलोसिटी दी, यानी कि उसको थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी दी ताकि वो मोशन करे या मूव करे, मोशन में आए। जब वो यहाँ पर ये पोजीशन या ये हाइट अटेन करती है तो इस पॉइंट के ऊपर आकर वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है फिर वो यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर आके रुक जाती है, फिर वो वापस जो है वो अर्थ की तरफ वापस जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, क्योंकि वो इस पॉइंट के ऊपर आकर अपनी कुछ पोजीशन बनाएगी। फिर हम लोग जब बॉल को जो है वो इस हाइट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जब बॉल को हम लोग इस हाइट तक पहुंचाते हैं, यानी कि हम लोगों ने उसको वेलोसिटी दी है, उसको वेलोसिटी दी है, यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। उसको मूव कराने के लिए हम लोग जो है उसको काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट की निस्बत इस पॉइंट पर लाने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। तो फिर जब हमारे पास यहाँ बॉल इस हाइट पर आती है तब भी वो कुछ देर के लिए रुकती है, तो फिर वो वापस जो है अर्थ की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर भी उसकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि हम लोग जब बॉल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक सर्टेन हाइट जो है वो अटेन कर ले, तो यानी कि हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे होते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। इस वजह से हमारे पास जो है वो बॉल जिसको हम लोग ऊपर फेंकते हैं वो एक सर्टेन हाइट अचीव करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक न्यूटन का फार्मूला था, न्यूटन सर का, F=G(m)m/r। ये हमारे पास जो है फोर्स है जो कि हम लोग किसी भी बॉडी को दे रहे हैं। जी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमारे पास जो कैपिटल एम होता है ये हमारे पास अर्थ का मैस होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो स्मॉल एम है वो इस बॉल का मैस होता है जो कि हम लोग अर्थ के ऊपर उछाल रहे हैं, और ये जो आर है हमारे पास बॉल के और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस है। अब देखें यहाँ पर आर एफ जो है वो हमारे पास आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी। फिर अगर हमारे पास आर ज़्यादा होगा, यानी अर्थ के दरमियान और बॉल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है F=G(m)m/r। ये हमारे पास जो एक फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स देखें, जब बॉल जो है हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी थी, जब बॉल हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी थी, यानी कि यहाँ पर पड़ी थी, तो अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉल तक का जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। यानी कि बॉल हमारे पास अर्थ के ऊपर पड़ी है तो उस बॉल अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉल का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा जितना अर्थ का रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉल जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है तब अर्थ की सरफेस से लेकर उस जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़ीरो होती है, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट तक, जहाँ पर इन्फिनिटी में चली जाती है जब बॉल, तो अर्थ की सरफेस से लेकर उस इन्फिनिटी पॉइंट तक का अर्थ का और बॉल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल आर होता है। ठीक है, तो यानी कि m जो है हमारे पास अर्थ का मैस है, स्मॉल m हमारे पास उस बॉल का मैस है, ये जो r है हमारे पास ये डिस्टेंस है। जब जो हमारे पास बॉल है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी होती है तब उसका उस अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस जहाँ पर वो बॉल पड़ी होती है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल ही होता है। अर्थ का रेडियस आपको पता है R=6.4 × 10⁻24 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। लेकिन जब बॉल जो है वो एक इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर होती है, यानी कि जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस बॉल जो है वो वहाँ पर होती है, तो वो इस इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कि उस इन्फिनिटी पॉइंट से जो हमारे पास अर्थ का डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल आर है।
तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जब बॉल होगी तो अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉल तक का जो डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि अर्थ का रेडियस है। तो जब बॉल जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी होगी तब उस वक्त हमारे पास ये जो फार्मूला होगा वहाँ पर हमारे पास F इज टू जी कैपिटल M ओवर स्मॉल m, वहाँ यहाँ पर हम लोग कैपिटल R लिख देंगे। लेकिन जब जो है वो बॉल जो है वो इन्फिनिटी पर होती है यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तब जो है हमारे पास फिर तब इस फार्मूले में हम लोग स्मॉल r लिख देते हैं। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो वेलोसिटी जिसकी वजह से जो हमारे पास बॉल है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, यानी कि वो वेलोसिटी जो अर्थ को ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर दे या ग्रेविटेशनल फील्ड से निकाल दे या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर दे या ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो जब कोई भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से गायब कर दे तो फिर वहाँ वो वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो है वो जब बॉडी को हम लोग अगर कुछ वेलोसिटी देते हैं तो यानी कि उसको ऊपर उछालने के लिए तो हम लोग उसको एक तरह से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हर मूविंग बॉडी की जो है वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर बॉल जो है मूव कर रही है यानी कि अपवर्ड हम लोग उसको फेंक रहे हैं, वो बार बार ज़मीन के ऊपर आके गिर जाती है क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो कोई भी मूविंग बॉडी जब होती है तो उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम लोग एक बॉल को जो है वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर फेंकते हैं तो अपनी सर्टेन हाइट अचीव करके वहाँ पर जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। तो फिर वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो फिर इस तरह हमारे पास इस एस्केप वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है कि हर मूविंग बॉडी की जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ ना कुछ, और जब वो मूविंग बॉडी जो एक सर्टेन हाइट अचीव करती है यानी कि अगर हम लोगों ने बॉल को जो है इस पॉइंट तक फेंका है तो इस पॉइंट के ऊपर आकर बॉल जो है कुछ देर के लिए रुकेगी और उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम लोग जो है एस्केप वेलोसिटी की डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हम लोग बॉडी को वो इनिशियल वेलोसिटी देते हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाती है, तो वो हमारे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। तो एस्केप वेलोसिटी की डिफाइन हम लोग लिख सकते हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही गोज आउट हो जाता है या गो आउट हो जाता है, वो वेलोसिटी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो नोट्स बनाए हुए हैं ये बुक्स की वर्डिंग को ही इजी वर्डिंग में लिखा है। ये जो नोट्स बने हैं ये बुक्स की वर्डिंग को ही जो है इजी वर्डिंग में लिखा है और पॉइंट्स बना के लिखा है, हेडिंग दे के लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। तो फिर हमारे पास यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की जो हमारे पास डिफाइन आ गई वो ये होगी कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही गोज आउट हो जाए, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए तो और उसके ऊपर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लगे ही ना, वो हमारे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। यानी कि हमारे पास जब बॉडी एस्केप वेलोसिटी अचीव करती है या अटेन करती है तो वो इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर चली जाती है, और इन्फिनिटी पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है हमारे पास जहाँ पर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई नहीं हो रही होती और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वहाँ पर लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन इतनी कम होती है कि हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अर्थ जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो हमारे पास 0 के इक्वल है।
नेक्स्ट हम लोगों ने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वर्टिकली अपवर्ड तो फेंकते हैं या थ्रोन करते हैं, इट ऑलवेज कम बैक टू द ग्राउंड, तो वो हमेशा जो है ग्राउंड की तरफ वापस आ जाती है। यानी कि हम लोग जब भी किसी बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो वापस ग्राउंड पर आ जाती है आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट जो है वो रीच कर एक सर्टेन हाइट तक पहुँचने के लिए। दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, और वो जो बॉल हम लोग जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं वो तो वापस ज़मीन के ऊपर इस वजह से आ जाती है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है जो कि उसको डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन हाइट अचीव करके ये सर्टेन हाइट तक पहुंच के वो बॉल जो है वो दोबारा ज़मीन के ऊपर आकर गिर जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इंक्रीज द ऑब्जेक्ट राइजेस टू ग्रेटर हाइट बिफोर कम बैक, अगर हम लोग उस बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं और वो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो वो बॉल जो है उसने दोबारा ज़मीन के ऊपर तो आकर गिर ही जाना है, तो लेकिन ज़मीन के ऊपर जब वो आकर गिरती है तो उससे पहले जो है वो एक ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचकर फिर वो ज़मीन के ऊपर आकर गिरती है। ठीक है, इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको इतना इंक्रीज कर दें, अ स्टेज कम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट विल नेवर रिटर्न टू द ग्राउंड, अगर हम लोग यानी कि बार बार ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं और वो बार बार जो है वो पहले से ज़्यादा हाइट के ऊपर पहुँच कर जो है वापस ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, तो हम लोग जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करते रहते हैं तो वो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि वो बॉडी जो है वो दोबारा ज़मीन के ऊपर आकर नहीं गिरती, इट विल कम्प्लीटली एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस या ग्रेविटी के असर से बिल्कुल गायब हो जाती है। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, वही हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। कि यानी कि हम लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और बार बार उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और पहले से ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो जब हम लोग बार बार जो है वो उस बॉल को ऊपर फेंके जाएंगे तो पहले से ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी उसको ऊपर दिए जाएंगे, पहले से ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी उसके ऊपर लगाए जाएंगे, तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी कि वो जो बॉल है वो ज़मीन के ऊपर वापस आएगी ही नहीं, और जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से जो है वो एस्केप हो जाएगी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के असर उसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को जो है इस हद तक ज़्यादा कर दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही गायब हो जाए, तो वो इनिशियल वेलोसिटी अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी जो वो एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है जो कि हम लोग बॉडी को देंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को देंगे या बॉल वगैरह को देंगे और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही गायब हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने जो है वो एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो एस्केप वेलोसिटी है कितनी। इसीलिए हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट हेडिंग लगाई है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, यानी कि हम लोग वो फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने वो वाली एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि हम लोग बॉडी को देंगे और वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चली जाएगी, यानी कि उसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो लगना बंद हो जाएगी, तो वो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी जो कि हम लोग बॉडी को देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द ऑब्जेक्ट मस्ट गेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन एज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम लोग किसी बॉल को जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो अब देखें वो बॉल मूव कर रही होगी और हर मूविंग बॉडी के पास जो है वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अब देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² एस्केप। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास वो है 1/2 mv² एस्केप, और v² के साथ हम लोगों ने एस्केप इसलिए लगाया है लिखा है क्योंकि हमारे पास उस
वेलोसिटी के साथ जो है वो बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इस्केप हो जाती है। यानी कि हमारे पास हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को है जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसके वजह से उसके ऑब्जेक्ट के पास जो है वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फिर हमारे पास उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास स्केप वेलोसिटी होगी। तो हम लोगों ने फार्मूला डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी में ये लिखना है, टू स्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो स्केप करने के लिए द ऑब्जेक्ट मस्ट गेन इनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन एज, कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और इनफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो 1/2 mv² स्केप के इक्वल होती है। यानी कि उसका जब हम लोग किसी बॉडी को जो है एक मोशन में लाने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी ही दे रहे होते हैं ना। यानी कि अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे होते हैं, ताकि बॉडी जो है वो मूव करे या मोशन में आए। ठीक है, अगर हमारे पास से ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ से हम लोग मैंने किसी बॉल को जो है वो ऊपर फेंकना है, ये बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल को मैं वेलोसिटी तो दे रही हूँ लेकिन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे रही हूँ, ताकि ये बॉडी जो है मूव करे या मोशन में आए, क्योंकि हर मूविंग बॉडी की जो है वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इसलिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल होगी, mv² स्केप। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी as we know that work done is lifting a body from earth's surface to an infinite distance is equal to the increase in potential energy। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतनी है, ठीक है। हम लोग भी किसी बॉडी को जो है वो जब ऊपर उछाल रहे हैं या उसको वेलोसिटी दे रहे हैं या उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, यानी कि इस अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ से बाहर निकल जाए, तो यानी कि हम लोग कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाने के लिए। तो उस जब हम लोग देखिए, हम लोगों ने पहले बॉल को फेंकते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर वापस ज़मीन के ऊपर आ जाती है, फिर बॉल को जब हम लोग इस हाइट के ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, जब इस हाइट के ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो इन हाइट सर्टेन हाइट तक पर पहुंचते वक्त इन सर्टेन हाइट पर पहुंचकर उनकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि उनको जो उनको इस हाइट तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जो उनको काइनेटिक एनर्जी दी होती है वो इस हाइट तक पहुंचने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बॉडी के ऊपर वर्क डन करेंगे अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहाँ पर जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है, इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को वो इनफाइनाइट डिस्टेंस जो है वो उतना होगा जितनी हम लोगों ने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है। यानी कि इस हाइट के ऊपर जहाँ पर ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है अर्थ का और अर्थ की सरफेस से लेकर ये जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है ये ऑब्जेक्ट, तो वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो उसका इन्फिनिटी डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी इस इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर इक्वली होगी। अब देखें, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो इस हाइट के ऊपर पहुँचने के लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पहुँच के उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थ की सरफेस से लेकर जो डिस्टेंस है पोटेंशियल एनर्जी भी उस डिस्टेंस की इक्वल होती है। हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस की इक्वल है। As we know that the work done in lifting a body from Earth's surface to an infinity distance is equal to increase in potential energy। Increase in potential energy हमारे पास यानी कि हम लोगों ने उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है ताकि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक पहुंच जाए। तो फिर वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है
अब देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ये जो है वो उसका इन्फिनिटी डिस्टेंस है। तो इस अर्थ की सरफेस के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है और इस इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस इन्फिनिटी डिस्टेंस के पर पहुंचने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम लोग अर्थ की जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो हम लोग लिख देते हैं कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हम लोग लिखते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि जब बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो आर है पोटेंशियल एनर्जी जो कि सरफेस के ऊपर होगी वो हमारे पास माइनस जी जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है हमारे पास अर्थ का मैस है, ये स्मॉल एम हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मैस है, और आर जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल होता है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो नीचे हम लोगों ने लिखा भी है कि वेयर एम इज द मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देन जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर चला जाता है, यानी कि सर्टेन हाइट के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन जब हमारे पास सरफेस के ऊपर होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट जो होता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव जी एम एम ओवर आर की इक्वल होती है। लेकिन जब वो इन्फिनिटी के ऊपर चला जाता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। हम लोगों ने जो इक्वेशन 1 दी थी, इन दिस केस इक्वेशन 1 बिकम्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इंक्रीज इन पोटेंशियल, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी इंक्रीज हुई है। वो हमारे पास इक्वल थी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी के ऊपर माइनस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इन्फिनिटी के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और सरफेस के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जी एम एम ओवर आर हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने इनकी जो वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन में, तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव प्लस हो गया। तो फिर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर इन्फिनिटी डिस्टेंस तक, हमारे पास वो जी एम एम ओवर आर आता है। तो फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती रहती है, यानी कि अर्थ की सरफेस से दूर जाती रहती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो जितनी उसकी फिर काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको जो हम लोग उसको दे रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट भी उतनी ही होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा कि वो 1/2 mv² की इक्वल होती है। v² के साथ स्केप इसलिए लिखा क्योंकि जो है ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर देती है। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने फाइंड किया कि जी एम एम ओवर आर है। तो इन पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज उतना ही होगा जितनी काइनेटिक एनर्जी हम लोग दे रहे हैं। जिस तरह हम लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, इसलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। हम लोग इन दोनों साइड्स को जो है वो एम से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो है वो ये एम खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने v² फाइंड करना है ना, हम लोगों ने वो स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि हम लोग अर्थ को देंगे और वो अर्थ की वो जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को देंगे और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर हो जाएगा। हम लोगों ने ये v² को सेपरेट करना है, इसलिए हम लोग इस सेपरेट करने के लिए बहुत से हरबे आजमाएंगे। सबसे पहले हरबा जो आजमाएंगे हम लोग v² को सेपरेट करने के लिए, हम लोग इन दोनों साइड्स को जो है वो m से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड्स को जब m से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास
1/2 v² स्केप gm/r आ गया। v² स्केप को हम वो स्केप वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। v² स्केप को हम लोगों ने जो है वो सेपरेट करना है। तो 1/2 जो है वो इधर आके ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके जो है वो gm के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v² जो है हमारे पास 2gm/r आ जाएगी। फिर हम लोगों ने जो है वो ये स्केयर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसको यानी कि वो वेलोसिटी जो हम लोग ऑब्जेक्ट को देंगे वो अर्थ की सरफेस से जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाएगी, वो वेलोसिटी हम लोग देंगे। तो हम लोगों ने जब स्केयर रूट लिया, तो स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास जो है वो v स्केप टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स के ऊपर जो है हम लोगों ने स्केयर रूट लिया, तो हमारे पास v स्केप √2gm/r आ गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। दिस एक्सप्रेशन फॉर द स्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग किसी भी बॉडी की जो स्केप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हम लोग g की वैल्यू पुट करेंगे, फिर m की यानी कि अर्थ का मास जितना है वो, और r की अर्थ का रेडियस है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग देखें कि ये g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, अगर हम लोग जो है वो इसको स्मॉल g की टर्म में देखें, यानी कि जी कैपिटल G की जगह हम लोगों ने स्मॉल g लगाना हो, स्मॉल g लगाकर देखें, तब हमारे पास स्केप वेलोसिटी कितनी आ गई, क्योंकि हमारे पास ये वाला g जो है ये 9.8 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू है। इस g की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.67 ×10⁻11 करके है कुछ। तो अगर हम लोग स्केप वेलोसिटी को इस g की टर्म में देखें कि यहाँ पर हमारे पास इस g की जगह हम लोगों ने स्मॉल g लगाना है, तो फिर हम लोग कैसे जो है वो तो फिर हमारे पास स्केप वेलोसिटी क्या आएगी, तो वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्केप वेलोसिटी के लिए ये स्मॉल g की टर्म में फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लेंगे, और हम लोग फिर हेडिंग लगाएंगे फार्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी इन टर्म ऑफ g। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है और अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, और अर्थ का मास जो है हमारे पास कैपिटल M है, तो जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हम लोग तो जो फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी, F = g/m/r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, उसका मास हमारे पास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और अर्थ की सरफेस से ये हमारे पास देखें ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस के ऊपर पड़ा है, और ये इसका मास स्मॉल है, अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है। तो अर्थ की जो है वो सरफेस से उस अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है उनका जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल ही होगा r² के। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला में हमारे पास r² आ गया। तो हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m इज F = gm/r²। हम लोगों ने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, क्योंकि इक्वेशन 1 थी हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी वो हमारे पास थी v, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है v escape = √2gm/r। ठीक है, लोगों ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है उसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि हमारे पास अगर वो ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसके वेट के इक्वली ही होती है। यानी कि हमारे पास देखें ये ऑब्जेक्ट है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है, तो इस अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है वो उतनी, यानी कि इस मास का या इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उसके इक्वल ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की इसके ऊपर लगा रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो mg की इक्वल होगी। F = W हमारे पास क्या है, वेट, और वेट जो है हमारे पास mg के इक्वल होता है। अगर हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन 3 बनी है और इक्वेशन 4 बनी है, अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो देखिए हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर भी f है, यहाँ पर भी f है। लेफ्ट हैंड साइड्स तो हमारे पास सेम है। अगर हम लोग इन इक्वेशन
3 और 4 को कंपेयर करें और इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल रखें, और फिर हमारे पास, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ रहे हैं इन टर्म ऑफ स्मॉल जी की टर्म में। स्मॉल जी की टर्म में हम लोग जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब हम लोगों ने इक्वेशन 3 और 4 को जो है वो कंपेयर किया, तो हमारे पास है जी MM/r² इज इक्वल टू mg आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसा क्योंकि हमको पता है, आपको पता है कि हम लोग स्मॉल जी की टर्म में जो है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इसलिए इस स्मॉल जी को सेपरेट करेंगे। इस स्मॉल जी को सेपरेट करने के लिए हम लोग जो है वो काफ़ी सारे हद पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ये स्मॉल जी सेपरेट हो जाए। तो इसको सेपरेट करने के लिए पहले हम लोग जो है दोनों साइड्स को m से डिवाइड करेंगे। तो हमने m से डिवाइड किया दोनों साइड्स को, तो ये m कट गया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m। दोनों साइड्स को हम लोगों ने जब m से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारे पास GM/r² इज इक्वल टू जी के इक्वल आई। फिर हमारे पास देखें कि जो सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है वो हमारे पास V एस्केप इज इक्वल टू √2GM/r है, यानी कि r हमारे पास 1 है। r को हम लोगों ने 1 रखना है, r को हम लोगों ने 1 रखना है, तो लेकिन यहाँ पर r का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास r का स्क्वायर है। r का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, r का स्क्वायर इक्वल होता है r मल्टीप्लाई बाय r। तो जो r का स्क्वायर है हमारे पास वो r मल्टीप्लाई r के इक्वल है, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो 2r है। ठीक है, तो एक r जो है इस g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या फिर हम लोग जो है वो एक r लाने के लिए दोनों साइड्स को जो है वो डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। दोनों साइड्स को जब हम लोगों ने r से मल्टीप्लाई किया, या यहाँ पर r का स्क्वायर था, एक r को यहाँ पर लाकर g के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दोनों साइड्स को जब r से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर हम लोग दोनों साइड्स को जो है वो r से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये r का स्क्वायर है, इसका एक r यहाँ इस एक r से कट जाएगा, तो ये r कट गया और नीचे हमारे पास एक r रह जाएगा। g और r जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा gr बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r हमारे पास GM/r इज इक्वल टू gr हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 थी हमारे पास v एस्केप इज इक्वल टू √2GM/r। अब ये देखें GM/r जो है हमारे पास gr के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन 2 में हम लोग जो है वो GM/r की वैल्यू gr पुट कर दें, तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है हमारे पास √2gr की इक्वल बन जाएगी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन 5 बनी है, इसमें हम लोग g की वैल्यू पुट करेंगे और अर्थ का जो रेडियस है r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है अर्थ की सरफेस पे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 निकल के आई थी वो थी v एस्केप इज इक्वल टू √2gr। ठीक है, तो g हमारे पास जो है 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, r हमारे पास जो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर के इक्वल है। r की जो वैल्यू है हमारे पास, जब हम लोगों ने ये जो वैल्यूज़ हैं इसको इस इक्वेशन में पुट किया, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास इक्वेशन 5 जो है हमारे पास वो क्या बन गई कि 2 इंटू जो है वो g की वैल्यू पुट की, फिर r की वैल्यू पुट की, फिर इसको सॉल्ट आउट किया, तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है वो 11,200 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसको 3 पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे, तो हमारे पास 11 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड आ गई एस्केप वेलोसिटी, और 10⁻³ हमारे पास किलोमीटर की इक्वल है। तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी आ गई ऑन द अर्थ सरफेस वो हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू एस्केप वेलोसिटी कम्स आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकेंड, के हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 11 किलोमीटर पर सेकेंड आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक।
ये जो हमारे पास टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी वाला, ये इतनी डिटेल्स के साथ आप लोगों को पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोग इस एस्केप वेलोसिटी से आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको इजीली सोल्व आउट कर लें, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर जो एक छोटा सा टॉपिक दिया है वो आपको समझाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका जो लेवल है फर्स्ट ईयर है और आपके पेपर्स में जो एमसीक्यूज आने हैं वो आप जो है इसी तरह सोल्व आउट कर सकेंगे अगर आप हर टॉपिक को जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर क्लास में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ होते हैं, बड़े बड़े टॉपर्स हिल जाते हैं फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को सोल्व आउट करते हुए। तो आपको ये टॉपिक पढ़ाने इतनी डिटेल्स के साथ पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आप लोग जो है ट्रिकी एमसीक्यूज़ जो है वो डिटेल के साथ पढ़ सकें। बाकी जो आज का लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है अर्थ की सरफेस के ऊपर वो हमारे पास निकल के आई है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो है वो आप लोगों ने इस वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की ये जो वैल्यू हो इसको याद रखना है, और ताकि अगर आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछ ले तो आप लोग जो है वो इसको टिक लगा सको। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।